गुड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं नंदकिशोर पाल आज एक बार फिर आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हाई स्कूल के पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका आज परिचय करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि कक्षा 9th में हमने आप पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें से एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं। इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं हम इसे एक्स अक्ष, या और इसके जस्ट अपोजिट साइड होता है माइनस का एक्स अक्ष, या हम इसी को कह देते हैं कि एक्स डैश अक्ष। क्या कह देते हैं? एक्स डैश अक्ष। और ये होता है आपका ऊपर वाई अक्ष, नीचे होता है माइनस का वाई अक्ष, या इस माइनस के वाई अक्ष को हम कह सकते हैं वाई डैश अक्ष। ये जो आपका बिंदु होता है जहाँ पे एक्सिस क्या करते हैं मिलते हैं, उसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, हम कहते हैं मूल बिंदु। अब आता है कि जो हमारे चतुर्थांश हैं, कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? तो बेटा आपके कोऑर्डिनेट होते हैं 4। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद होता है ये जस्ट द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। फिर आपका होता है ये चतुर्थ चतुर्थांश। हमारे आपके 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये माइनस एक्स अक्ष है, ये माइनस वाई अक्ष है, और ये है आपका मूल बिंदु। तो देखिए, यदि आपको याद हो तो क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट में भुज और कोटि के बारे में। किसके बारे में? भुज और कोटि के बारे में। तो निर्देशांक आपके होते हैं एक्स कॉमा वाई। अगर आपने 9th में पढ़ा है थोड़ा सा, तो इसमें क्या एक्स कॉमा वाई, एक्स का जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, उसे हम कहते हैं भुज। जो वाई की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं कोटि। यदि आपसे प्रश्न में कह दिया जाए कि भुज हमारा 3 है, इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3। कह दिया जाए कोटि 5 है, तो इसका मतलब क्या है? कोटि कितनी है? 5। तो उसके यदि इस प्रकार से निर्देशांक बनेंगे तो क्या बनेंगे? 3,5। क्या बनेंगे? 3,5। फिर आपका आता है कि जो एक्स और वाई हैं कोऑर्डिनेट हैं भुज और कोटि। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती है? प्लस में होती है। किसमें होती है? प्लस में। यानी एक्स की वैल्यू भी प्लस में होगी, वाई की वैल्यू भी प्लस में होगी। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू माइनस में होती है और वाई की वैल्यू प्लस में होती है। यदि माइनस और पहले माइनस फिर प्लस दिए, इसका मतलब है हम दूसरे चतुर्थांश में। यदि दोनों प्लस में है तो पहले चतुर्थांश में, और यदि दोनों माइनस है यानी एक्स की वैल्यू भी वाई की वैल्यू भी माइनस में, इसका अर्थ है कि हम तीसरे चतुर्थांश में है। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू प्लस में और वाई की वैल्यू किस में होती है? माइनस में। इसका अर्थ क्या हो? जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको निर्देशांक दे दिए जाए, निर्देशांक दे दिया गया मान लो 5,3, आपसे पूछा जाए किस चतुर्थांश में उपस्थित है। देखो, एक्स की वैल्यू हमेशा पहले एक्स की वैल्यू होती है, बाद में वाई की वैल्यू, यानी पहले हमेशा है कोटि वो भुज होता है, बाद में क्या होता है? कोटि होता है। तो दोनों प्लस में, क्या कौन से प्लस में? तो किस चतुर्थांश में हम होंगे? फर्स्ट चतुर्थांश में होंगे। किस में होंगे? फर्स्ट में। यदि मान लो आपको दे दिए -3,5 और आपसे पूछा जाए किस चतुर्थांश में उपस्थित है, देखिए पहले माइनस बाद में प्लस, तो किस चतुर्थांश में होते हैं उपस्थित? दूसरे में। फिर इसी प्रकार से यदि दोनों माइनस पे हैं, जैसे मान लो -2, -1, पूछा जाए किस चतुर्थांश में, तो किस चतुर्थांश में? तीसरे में। यदि पहला प्लस बाद में वाला -2, -5 है तो किस चतुर्थांश में उपस्थित होंगे? चौथे चतुर्थांश में। ये हो गया। फिर मूल बिंदु। मूल बिंदु आपके इसी को हम इंग्लिश पे कह देते हैं ओरिजिन। क्या कह देते हैं? ओरिजिन। और इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के क्या होते हैं? 0,0
0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो अब आपसे आती है यहाँ पर बात, ये तो बात क्लियर हो गई कि पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, प्लस में, यानी x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू प्लस में, -x प्लस y, -x माइनस y प्लस x माइनस y। तो आप इस प्रकार समझ जाओगे। अब जो हमें यहाँ पर, ये हमने 9th पढ़ा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी थी। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई बिंदु है इस चतुर्थांश में, कहीं पर कोई दो बिंदु हैं, दो बिंदु आप मान लेते हैं ए और बी है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है, बी है, और ए के निर्देशांक दिए हैं x1, y1, दूसरा दिए x2, y2। इनकी बीच की दूरी क्या है, जैसे मान लो हम इसी में कह दें एक यहाँ पर बिंदु उपस्थित है और वो स्थान पर है 3,5 पर, तो कह दे उनकी बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। फिर आपके आगे आते हैं, अब दो बिंदु, आपके दो बिंदु हैं, हम मान लेते हैं वो दो बिंदु, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है, बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है। पूछा जाए इसमें दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, यानी कितनी दूरी पर उपस्थित है, तो नंबर 1 फार्मूला बनता है बिंदु ए जिसके निर्देशांक हमने क्या मान रखे हैं x1, y1, तथा बिंदु बी जिसके निर्देशांक है x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके फार्मूला होता है बेटा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, यह इसी का फार्मूला होता है, चेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को चाहे इस रूप से लगाओ चाहे इस रूप से लगाओ, ये आपका आंसर क्या करेगा, बराबर देगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कह दें ये तो हो गया दो बिंदु। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक बिंदु, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच पर एक बिंदु P है और जिसके निर्देशांक x और y है, दूसरे नंबर के लिए है। यदि मान लीजिए जाए कोई बिंदु, चलिए आगे बना देते हैं, मान लीजिए बिंदु कोई a और b थे, a के निर्देशांक वही x1, y1, b के निर्देशांक x2, y2, और इनके बीच में कह दी जाए कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y हैं। यह आपसे कह दिया जाए कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि a और b के बीच की दूरी ये होगी। अगर इनके बीच कोई बिंदु स्थित कर दिया जाए तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो यदि उसके निर्देशांक पूछे जाएं तो देखो बिंदु a यानी x1, y1 तथा बिंदु b जिसके निर्देशांक हैं आपके x2, y2 के बीच स्थित या कह दे के मध्य बिंदु P x, y के निर्देशांक। तो यदि कह दी जाए दो बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, जिसमें से अब हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपसे कह दिया जाए कि x अक्ष के निर्देशांक कुछ दे दिया जाए तो x की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2 बटे 2, y की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार हम वीडियो चेक कर लेते हैं सही आ रही कि नहीं आ रही, तो सही है। चलिए आगे पर अगला तीसरा नंबर है कि एक बिंदु आपका P है, कोई बिंदु क्या है, बिंदु P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक x, y हैं, के बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, किससे दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला याद रख लो, होता है आपका √
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि आपका हमने कोई बिंदु P है और उसकी किससे दूरी निकाले, मूल बिंदु से। इंपॉर्टेंट रहता है, वो विकल्पी प्रश्न में ज्यादा पूछा जाएगा कि बिंदु P x कॉमा वाई की मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसकी ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद चौथा नंबर, जैसे मान लो एक कोई रेखा है, कोई रेखा है हमारी A और B, इसके निर्देशांक है x1 कॉमा y1, B के निर्देशांक है x2 कॉमा y2। को एक बिंदु P, कोई एक बिंदु P है और उसके निर्देशांक मान लेते हैं x कॉमा y है, को अंता विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, अंता विभाजित। और अंता विभाजित करते हैं, उसका अनुपात मान लेते हैं। इसका अनुपात m1 है और इसका अनुपात क्या है, m2 है। तो यदि जब अंता विभाजित करें, क्या करें, कोई बिंदु A और कोई बिंदु B को अंता विभाजित करने वाले pxy के निर्देशांक अंता विभाजन दियो, यानी ये 3:2, ये 2:1, n का अनुपात 2, इस प्रकार से दिया हो, तो अंता विभाजन के लिए फार्मूला होता है, अंता विभाजन सूत्र। अंता विभाजन सूत्र होता है pxy, यानी उसके निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 के निर्देशांक हो गए। यानी कि यदि आपको कोई बिंदु रेखा दी गई A और B, एक रेखा AB है, उसका एक बिंदु P है जो अंता विभाजित करता है, यानी m1 और m2 अनुपात में, तो फार्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यदि इसी में यही कैसा हो, बाहरी विभाजन हो, या कह सकते हैं वाह विभाजन सूत्र। वाह विभाजन सूत्र होता है आपका, वाह विभाजन सूत्र होता है p x कॉमा y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये बाहरी, केवल कितना अंतर, यदि अंतर विभाजन कर रहा है तो प्लस का है और बाह्य विभाजन कर रहा है तो क्या है, माइनस का है। तो ठीक है, तो यहाँ तक बेटा सबको क्लियर हो गया। चलते हैं अगला, थोड़ा समझना है। तो देखिए, जैसे बेटा आपसे कह दिया जाए 5वां नंबर समझना है। कोई आपका एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC। ये कोई त्रिभुज है ABC और ABC के निर्देशांक दे दिए गए x1 कॉमा y1, B के x2 कॉमा y2 और C के x3 कॉमा y3। तो आपसे कहा जाए कि ये त्रिभुज है ABC, जिसके निर्देशांक दिए गए x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 और C के निर्देशांक है x3 कॉमा y3। तो आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगर देखिए आपसे कहा जाए कि समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है कि समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें जो आपकी एक भुजा, कोई एक भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर और दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज होने की शर्त क्या है, जैसे मान लो हम कहते हैं कि ये भुजा AC सबसे बड़ी है, ठीक है। अगर AC भुजा सबसे बड़ी है तो समकोण त्रिभुज होने की शर्त होती है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि एक प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होना चाहिए। यानी सबसे, आप सीधा सीधा समझो, समकोण त्रिभुज तभी संभव है जब आपकी एक भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करें और जो दो छोटी भुजाएं हो उसका स्क्वायर करें, योग करें। यदि इन दोनों के बराबर आ जाए तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो AC कैसे निकालोगे, अगर AC निकालना होगा तो AC दो बिंदुओं के बीच की दूरी, AB निकालना हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी
BC निकालना पड़ेगा, तो ए बिंदु के बीच की दूरी। यदि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने की शर्त क्या होती है बेटा? कोई दो भुजाएं। हम समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो मान लेते हैं कि दो भुजाएं बराबर आ जाए, यानी AB और AC क्या हो जाए? बराबर आ जाए। AB और AC क्या हो जाए? बराबर हो जाए। 7वां नंबर आपका आता है क्या? समबाहु त्रिभुज। कैसा है आपका? समबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज है, यदि क्या है आपका? समबाहु त्रिभुज, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यानी कि AB मान निकालें, BC मान निकालें और AC मान निकालें, सबके मान क्या हो? बराबर हो। तो कैसा त्रिभुज होगा हमारा? समबाहु त्रिभुज। 8वां, यदि आपसे कहा जाए कि वर्ग है, कैसा है? वर्ग। वर्ग की कंडीशन होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हों तो कैसा होता है? आपका वर्ग होता है। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि एक वर्ग बना लिया गया हमने ABCD, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो ये सभी आपस में क्या होंगे? वर्ग होंगे। और इनकी एक और शर्त, सभी वर्ग बराबर हों तथा विकर्ण भी बराबर आने चाहिए, तथा विकर्ण भी बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो। जैसे इसमें विकर्ण कौन कौन से बनेंगे? AC विकर्ण और BD विकर्ण। यानी कि कुल मिला के इसका अर्थ है कि सभी भुजाएं बराबर हों। इसका मतलब क्या है? यानी कि AB बराबर हो BC के, BC बराबर हो CD के, और CD बराबर हो AD के। और ये तो हो गई भुजाएं। और इसके विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से हैं? AC और BD। यदि कोई त्रिभुज समबाहु वो वर्ग होगा, तो वर्ग तभी संभव है जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण उसके आपस में क्या हो? बराबर हों, तभी वो कैसा? आपका वर्ग संभव होगा। अब आता है कि आपका आयत क्या होता है, या आयत किसे कहते हैं? तो देखिए बेटा, जो आयत होता है हमारा, आयत हमारे नोट कर लिया है, यदि नहीं नोट किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि आयत है आपका, क्या यदि आयत है, तो आयत की क्या कंडीशन होती है? जो आयत होता है आपका, आयत में आपकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ABCD, अगर ये आयत है, आयत की कंडीशन क्या है? यानी उसके आमने सामने भुजा, तो AB के सामने भुजा कौन सी है? CD, यानी AB बराबर किसके हो? CD, और AD के सामने भुजा कौन सी है? BC, यानी ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो हमारा क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत इन सारी चीजों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है और पढ़नी है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने सभी दोस्तों को जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं, इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7th A, जिसके बारे में इन सभी का यूज होगा। एक बार चैप्टरों का और सूत्रों का रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।